सभी साथियों को नमस्कार। जय आरसीएम। साथियों, मैं प्रथम गेजर आप सभी का स्वागत करता हूं आपकी अपनी मीटिंग में। आज की जो मीटिंग रहेगी, आज सुप्रिया दीदी अभी हमारे बीच में ज्वाइन हो चुके हैं। अभी सुप्रिया जी अभी मीटिंग को स्टार्ट करेंगे। और आज जो फादर साहब थे, फादर साहब अभी बाहर फील्ड में गए हुए हैं, अभी तक आए नहीं हैं। जैसे ही वो आएंगे, जैसे कि अगर वो कोशिश करेंगे कि वहीं से ही ज्वाइन कर ले और आ जाएंगे तो हम सभी के बीच में वो मीटिंग के अंदर भी आ जाएंगे। मैम, वो नेक्स्ट जनरेशन का ये था प्रोग्राम जी। इसका मतलब क्या हुआ सर? नेक्स्ट जनरेशन के प्रोग्राम का क्या मकसद था, उद्देश्य क्या था? जो इसमें पीछे जो मैंने बिजनेस छोड़ करके जाने का जो ये है, जैसे सतीश सर जो हो गए हैं तो उनकी वाइफ को बिजनेस ट्रांसफर हुआ, या सतीश की वाइफ को जी, और रवि सर भी जो हैं उनके पिताजी करते थे, तो वही नेक्स्ट जनरेशन हुआ उनके बाद जो मिलता है। रवि ओपी शर्मा जी की बात कर रहे हैं ना? जी जी हाँ जी, हाँ जी, ठीक है सर। 2 एग्जाम्पल आपको पता है, इसके अलावा कोई और एग्जाम्पल जो किसी और साथी को पता हो? और मनोज कोठारी सर का जो लड़की थी वो भी मैं थोड़ा सा ये वीडियो देखे मैम, तो उसमें भी वो आई हुई थी। ठीक है, मनोज कोठारी नहीं सर, मुकेश कोठारी जी की बेटी। हाँ, मुकेश कोठारी, सॉरी। हाँ जी, यूट्यूब पे देखा होगा ना? जी जी जी। और किसी साथी ने सर कोई वीडियो देखा हो या प्रोग्राम किया हो, उसके बारे में जो भी कहना चाहें? मैम, जेआरसी मैम। नमस्कार सर। नमस्कार सर। मैम, नेक्स्ट जनरेशन का मतलब हो गया कि आने वाला जो फ्यूचर है वो आपका सेफ है और फाइनेंशियल कंडीशन आपका बहुत अच्छा रहने वाला है। वही चीज दिखाने का मकसद था। और आप अच्छी कंपनियां में हैं, दिखाने का मकसद ये था मैम, नेक्स्ट जनरेशन का मतलब। ठीक है, तो आपने सर देखे कुछ वीडियोस? जी मैम, देखे। ओके, क्या देखा उसमें? कौन सा वीडियो देखा, किसका देखा? सतीश पंडित जी का, मतलब जो वाइफ बोल रही थी कि मतलब मेरा अभी इनकम आ रहे हैं, पंडित जी हमारे मैंने इस दुनिया से गुजर गए, हमको बहुत दुख हुई, लेकिन हमारे कभी भी किसी के पास हाथ फैलाने का जरूरत नहीं पड़ा। वो चीज देखे मैम। और बहुत सारे लोग हैं, जैसे मुकेश सर का, उनकी बेटी है, और बहुत सारे लोगों का जो नेक्स्ट जनरेशन है आज के डेट में उभर के आ रहे हैं कि नहीं, सबसे अच्छा हीरो माना जा रहा है तो मेरा फादर है ना। मेरे नजर में सबसे पहला हीरो है तो मेरा फादर है। तो यही सब चीज देखने को मिला मैम उसमें। ठीक है सर। और इसके बाद सर और कुछ, और कोई साथी अगर बताना चाहे? मतलब ये इन सब बातों से क्या पता चल रहा है? सिक्योरिटी, फैमिली सिक्योरिटी की बात चल रही है ना सर, है ना सर? जी मैम जी। तो फैमिली सिक्योरिटी के बारे में और कोई साथी क्या कहना चाहेंगे? आरसीएम से फैमिली सिक्योरिटी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? कोई भी साथी अनम्यूट करके बोल सकते हैं। दादूलाल जी बैठे हुए हैं सामने, वासुदेव जी हैं, जी। दादूलाल जी कुछ कहना चाहेंगे सिक्योरिटी के बारे में, फैमिली सिक्योरिटी के बारे में? अनम्यूट कर। आप म्यूट है सर, अनम्यूट कर लीजिए। मैं आपको ऑप्शन देती हूँ यहाँ से। अभी देखिए सर, आपकी स्क्रीन पे अनम्यूट का ऑप्शन आ रहा होगा, वो क्लिक कर दीजिए।
नहीं कर पा रहे हैं, कोई बात नहीं। दादूलाल जी भी उस प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए आने वाले थे, लेकिन बस ट्रेन की वजह से नहीं आ पाए, वो लेट हो गई, बस या ट्रेन खराब हो गई, तो इस वजह से वो नहीं आ पाए। वो भी इस प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए आने वाले थे। तो चलिए कोई बात नहीं, अभी हम बात कर रहे थे सिक्योरिटी के बारे में। तो कौन कौन साथी ऐसा सोचते हैं कि सिक्योरिटी जरूरी है, फैमिली सिक्योरिटी क्या जरूरी है या नहीं जरूरी है? सभी साथी प्लीज बताएं। जो साथी ऐसे बोलते हैं कि नहीं जरूरी नहीं है, वो साथी हैंड रेज कीजिए, वरना मैं समझ जाऊंगी कि सभी चाहते हैं। जो नहीं चाहते, सॉरी मेरा हैंड गलती से रेज हो गया जो साथी नहीं चाहते, मतलब सभी चाहते हैं कि फैमिली सिक्योरिटी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी बहुत जरूरी है। तो सर वहां पर मैंने भी ये प्रोग्राम अटेंड किया, और वहां पर सर जो लोग अपनी कहानियां बता रहे थे वो सुनकर इतने ज्यादा सब लोग हो रहे थे। जो लोग गए थे, जो साथी गए थे उनको पता होगा, उन्होंने देखा कि लोग बहुत ज्यादा भावुक हो रहे थे, और बहुत कुछ लोग तो सर रो भी रहे थे। इवन स्टेज पे भी बहुत से लोग जो बता रहे थे वो रो रहे थे, और इतने दिल से शुक्रिया अदा कर रहे थे आरसीएम का, कि उस आरसीएम की ही वजह से एक ये मौका जो उनको मिला कि आज उनका परिवार का मेंबर उनके साथ नहीं है, उसकी कमी कोई पूरी भी नहीं कर सकता है, लेकिन एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी जो उनको मिली। एक मुझे छोटी सी बात जो याद आ रही है, जो एक व्यक्ति ने, एक लड़के ने बताई थी। उन्होंने बताया कि मेरी 4 बहनें हैं और मैं इकलौता भाई हूँ। 4 बहनें और 1 भाई है। एक बहन की शादी हो चुकी है, 3 बहनें और एक वो खुद आए हुए थे वहां पर स्टेज पर जब उनको बुलाया गया। तो बता रहे थे कि जब उनके पापा जी रो भी थे उस टाइम पर जब उनकी डेथ हुई थी, लेकिन वही था, फैमिली वाले थे वो ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते थे। वो उसके पापा ही अकेले काम करते थे, फैमिली को नहीं पता था कि वो क्या काम करते हैं, कहाँ करते हैं, कैसा करते हैं। उनका कोई ज्यादा सा इंटरेस्ट नहीं था, सिर्फ उनकी मम्मी का इंटरेस्ट था थोड़ा बहुत। पापा के साथ मम्मी कभी कभी मीटिंग में जाया करती थी। तो जैसे ही उनको पता चला कि एक दिन किसी रोड एक्सीडेंट में उनके फादर की डेथ हो गई है, और जैसे ही उनको पता चला तो वो जो लड़का था वो बहुत परेशान हुआ। पूरा परिवार जो है, वो आपको पता ही है कि अगर किसी परिवार के नजदीकी मेंबर की डेथ हो जाती है तो कितना बुरा माहौल हो जाता है। और जैसे ही जब उनकी डेथ हुई, सब कुछ सारा जो भी कर्म जो भी करते हैं वो सब क्रिया रस्म जो भी होती है वो उन्होंने किया पूरा। और उसके बाद अब वो इसी चिंता में था लड़का कि बहनें 3 हैं, 3 बहनों की शादी कैसे करेंगे, खाने का पता नहीं है, आटा कहाँ से आएगा, दाल कहाँ से आएगी, चीनी कहाँ से आएगी, क्या चीज कहाँ से आएगी, उसको नहीं पता था। और उसने बहुत मुश्किल से 7-8 महीनों का जो टाइम था बड़ी मुश्किल से निकाला। और किसी दिन कुदरती उनके किसी ऊपर के अपलाइन का फोन आया उनके पास, और पूछा उन्होंने कि आपके पापा आजकल दिखाई नहीं में या कहीं भी दिखाई नहीं देते हैं, क्या ठीक तो है ना? इतना सुनकर सर वो लड़का जो था रोना शुरू कर दिया। उसने फोन पे ही उसने बताया ऐसे ऐसे कि मेरे पापा अब नहीं रहे हैं। और जब उन्होंने ये बताया उसके बाद उस सामने वाले व्यक्ति ने बोला कि देखो आपके पापा की कमी को तो कोई पूरा नहीं कर सकता है, इमोशनल लॉस की तो कोई भरपाई हो ही नहीं सकती है कभी भी, लेकिन हाँ आप चिंता मत करो, आपने 7-8 महीने निकाले जैसे तैसे करके, लेकिन आपके पापा के अकाउंट में आज भी जो काम आपके पापा ने किया था, आरसीएम बिजनेस ज्वाइन किया था, उससे आज भी आपके पापा के अकाउंट में पैसा आ रहा होगा। उन्होंने सिर्फ एक इंफॉर्मेशन दी उस लड़के को कि आ रहा होगा, और परिवार को भी यकीन नहीं हुआ कि ऐसे तो नहीं हो सकता है, लेकिन फिर भी वो अपनी जांच वैसे ही अपने कंफर्मेशन के लिए वो अपनी मम्मी को लेकर गया लड़का बैंक में। और बैंक वाले भी जानते ही थे पहले से ही, तो वो भी पूछने लग गए कि क्या हुआ, आपके पापा नहीं आए। और उसने फिर वो रोने लगे, माँ और बेटा दोनों वही रोने लगे। और उसके बाद बताया कि हमारे पापा तो नहीं रहे। और फिर उन्होंने बोला कि एक बार हमें अपने पापा का अकाउंट देखना है कि क्या उसमें कुछ पैसा है। और जब वो देखने के लिए गए तो वहां पे उनको पता चला कि उनके अकाउंट में, सर आप यकीन नहीं मानेंगे, हर महीने लगभग 1 लाख रुपया आ रहा था। और 7-8 महीने के अंदर अंदर 8 लाख रुपया उनके अकाउंट में था। और जब उन्होंने वो देखा तो उनको
जैसे तो कहते हैं ना कि कोई चीज बिल्कुल हाथ से जा चुकी थी, छिन चुकी थी और बहुत बुरा समय निकाल रहे थे, और उसके बाद अगर एकदम से किसी को इतना पैसा मिल जाए तो किस तरीके से वो उनको खुशी भी हुई है कि चलो अब ठीक है, पैसा भी मिल गया है। और फिर उन्होंने साथ साथ में ये भी बताया कि मेरी बहनें जो है वो छोटी छोटी थी और मेरे पापा का सपना था कि वो पढ़ लिख जाए, अच्छी एजुकेशन उनको मिले। प्लीज सभी म्यूट पर रखें अपने आप को। तो उन्होंने बताया कि उसी पैसे का सामान यूज करके, राशन खा के, उसी पैसे का इस्तेमाल करके, पढ़ाई करके हम आज बड़े हुए हैं। और मेरी 2 बहनें जो है वो गवर्नमेंट जॉब पे हैं। और जो तीसरी सबसे छोटी बहन थी, उस भाई ने बोला कि मेरे पापा का सपना था कि ये मेरी सबसे छोटी बहन जो है कि इसको मैं पढ़ाऊंगा। तो मुझे उस लड़के ने बोला कि मुझे मेरे पापा का सपना याद था और मैंने इसी पैसे की वजह से उसको गेम में आगे बढ़ाया और आज वो नेशनल लेवल पे गेम खेलती है, गोल्ड मेडलिस्ट है। हाँ, ये बताया था कि लेवल पे गोल्ड मेडलिस्ट है। और साथ ही साथ वो आज रेलवे में एक अच्छी जॉब पर है, अच्छी जॉब करती है। तो तीनों बहनें जो हैं उनकी शादी भी हो गई और उनका जो उनकी पढ़ाई लिखाई थी वो हो गई, गवर्नमेंट जॉब उनको मिल गई। और ये सब कुछ सर सोच कर देखें कि कैसे हुआ। और ये बातें जो है ना सर, सुनने में इतनी ज्यादा हो सकते हैं हमारे दिल पे असर ना करें, लेकिन जिसके साथ होता है ना सर, उसके लिए ये बहुत बड़ी बात है। हमारे आपके लिए शायद बड़ी बात ना हो, लेकिन जिसको एकदम से इतना सारा पैसा मिला और हर महीने मिल रहा है, उसके लिए ये बहुत बड़ी बात है। तो सर क्या लगता है कि ये सच में मतलब ऐसा होना चाहिए? आरसीएम की तरफ से, आरसीएम से आज भी उन लोगों को पैसा मिल रहा है, अच्छी बात है या बुरी बात है? अच्छी बात है मैम। कौन साथी चाहते हैं कि हमें भी और हमें और हमारी फैमिली को भी इस तरीके से फाइनेंशियल सिक्योरिटी, फैमिली सिक्योरिटी मिलती रहे? वैसे तो देखिए सर, जाना तो सबको है, मरना तो सबको है, लेकिन किसी का कोई टाइम फिक्स नहीं है। हम अपनी बर्थ डेट तो लिखवा के आते हैं, लेकिन डेथ डेट किसी को नहीं पता। तो इसमें प्लीज बुरा ना माने कि मैं आपके बारे में या अपने बारे में ऐसा बोल रही हूँ, क्योंकि मरना सबको है, लेकिन कोई डेट हमें नहीं पता है। लेकिन अगर हमें ये पता है कि आग लग सकती है, मान लीजिए किसी घर में आग लग सकती है, हमें पता है कि इस घर में कभी भी आग लग सकती है, तो उसके लिए कुआं पहले ही खोद के रखना चाहिए ना, पानी का कुआं, ताकि आग लगे तो तुरंत पानी से आग को बुझा दिया जाए। या फिर आग लगने का इंतजार करें कि आग लगेगी, फिर कुआं खोदना शुरू करेंगे, फिर बुझाएंगे, तब तक तो सब कुछ जलकर भस्म हो जाएगा। सेम इसी तरीके से हमें पता है कि मरना हम सभी को ही है, लेकिन हम कुछ ना कुछ ऐसा जरूर करें ताकि हमारे परिवार को तो कम से कम किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े, ताकि कम से कम हमारे परिवार को नौकरी के लिए, पैसों के लिए, काम के लिए किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े। ऐसा करना चाहिए ना सर हमें? जी जी जी। तो सर क्या लगता है कि कैसे हो सकता है? क्या हम सभी ने ज्वाइन, तो हम सभी ने किया है आरसीएम, आप सभी ने भी आरसीएम ज्वाइन किया है, तो क्या आपको लगता है कि जितनी मेहनत मैं और आप अभी हम सब कर रहे हैं इतनी काफी है? बिल्कुल नहीं मैम, बहुत जोरों शोरों से मेहनत करनी होगी, नेटवर्क को बिल्ड करना होगा, तभी ये रिजल्ट मिलेगा, नहीं तो ये सपना रखना बेकार की बात है। सपना तो सभी का है ना सर, ये सपना तो सभी रखते होंगे कि फैमिली सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। जी जी मैम। सर बाकी सभी साथी भी बात की प्लीज। फतेह सिंह जी मुझे दिखाई दे रहे हैं, विजय कुमार जी हैं, मुकेश शर्मा जी हैं, हम बातें कर रहे हैं, मैं कोई लेक्चर नहीं दे रही हूँ सर, मेरी बात को लेक्चर की तरह मत लें, बातों की तरह लें और प्लीज रिप्लाई भी करें साथ साथ। सपना तो सभी रखते हैं ना सर? जी जी यस मैम जी। कम से कम सर, कम से कम हमें स्टार रूबी तक जाने का सपना तो अपना जरूर रखना चाहिए, कम से कम स्टार रूबी। जैसे अभी तस्लीम जी बता रहे थे कि मिलन पंडित जी के बारे में बता रहे थे ना कि सतीश पंडित जी की डेथ हुए आज सर, कम से कम भी
15-16 साल हो चुके हैं और आज भी उनके घर में, मैडम के घर में इनकम आती है। और मैडम ने बताया था कि उनके घर में 1.5 करोड़ रुपया आरसीएम से आ चुका है। 1.5 करोड़ रुपया सर छोटी बात नहीं है, छोटी सी बात है क्या? एक आदमी को पूरी उम्र लग जाती है और वो 1.5 करोड़ रुपया कभी कमा भी नहीं पाता है। और वो पैसा बिना काम करे अगर किसी के अकाउंट में आ रहा है, ऐसी बात नहीं है कि बिना काम करे आ रहा है, काम किया था। सतीश पंडित जी ने बहुत बहुत दिल लगा के काम किया था सर। मैडम ने बताया कि वो शाम को जब घर आ जाते थे तो घर आने के बाद भी अपने जूते नहीं उतारते थे। और मैडम जब पूछती थी कि जूते उतारे तो वो बोलते थे कि कभी भी कहीं भी निकलना पड़ सकता है, कभी भी कहीं भी जाना पड़ सकता है। क्या वो डेडिकेशन हमारा है? अगर वो डेडिकेशन हमारे अंदर है, उतना डेडिकेशन अगर हमारे पास है तो सर हमें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। वरना तो सर ज्वाइन तो लाखों लोग करते हैं, करोड़ों लोग करते हैं, लेकिन सभी लोग फैमिली सिक्योरिटी तक नहीं पहुंचते हैं। और अब एक चीज और देखें हम कि प्लान वही है, प्रोडक्ट वही है, कंपनी वही है, कंपनी का मालिक वही है, फील्ड वही है, हर चीज वही है, कंपैरिजन बुक वही है, कंपैरिजन वही है, प्रोडक्ट्स वही, सब चीजें सेम है। लेकिन एक व्यक्ति जो है वो लाखों रुपए की इनकम ले रहा है, दूसरा व्यक्ति जो है वो 50 रुपए भी नहीं ले पा रहा है, 500 रुपए भी नहीं ले पा रहा है। ऐसा क्यों? क्या कंपनी अलग है? क्या उस व्यक्ति के लिए टीसी छाबड़ा जी ने कोई अलग प्लान डिजाइन किया था? क्या उसके लिए कोई अलग प्रोडक्ट लॉन्च किया था? क्या उसके लिए कुछ अलग बुक थी? या उसको कोई जड़ी बूटी घोल के पिला दी गई थी कि तुम जिसको भी हाथ लगाओगे वो मान जाएगा? क्या ऐसा हुआ था सर? क्या ऐसा हो सकता है? नहीं। तो सर क्या लगता है कि किस वजह से एक व्यक्ति लाख रुपए की इनकम ले रहा है और एक व्यक्ति जो है वो 5,000 लेने में भी उसके सारे पसीने निकल जाते हैं? हम उतना कर नहीं पा रहे हैं मैम। किसकी कमी है सर? मुझ में कमी है मैम। मेरी चाहिए करना वो तो अगर आपने हमारी बोला होता ना सर तो मैं अगला सवाल पूछती, बीवी किसकी? मेरी कमी है। तो इसका इलाज क्या है सर? तो पूरा जोर शोर से सारा चीज करना पड़ेगा मैम। तो किसको करना पड़ेगा सर? कौन करेगा? हम करेंगे मैम। हम नहीं सर, मैं जी। असल में मैम उतना तो मैंने हम लोग को समझ में नहीं आता है ना कि हम आप मैं क्या, हम लोग को जो हम लोग को भाषा है वही हम समझ पा रही हूँ सर। आपके यहाँ भी मैं को हम ही बोलते हैं ना। जी जी। इस वजह से समझ गई थी। लेकिन मैं का मतलब ये होता है कि मैं, और हम का मतलब होता है कि हम सब मिलकर करें, है ना? अब आप हम वाली लैंग्वेज को अगर यूज करेंगे तो इसका मतलब ये है कि इन सब की गारंटी भी आपने ही ले ली कि ये नहीं करेंगे तो भी आप ही गारंटर है उनके, नहीं बन सकते ना। अपनी गारंटी तो ले सकते हैं। आप तो सुबह जल्दी उठकर आप सुबह जल्दी उठ सकते हैं, आप थोड़ी देर बुक पढ़ सकते हैं, आप एक सीडी सुन सकते हैं। तैयार होते होते एक सीडी सुन ली आपने, आधा घंटा पहले आपने या 15 मिनट 20 मिनट एक बुक पढ़ ली, एक 2 पेज 4 पेज जितने भी पढ़े गए वो पढ़ लिए, फिर आप तैयार हो गए, फिर आप सामान लेके अपना बैग लेके जा रहे हो प्लान दिखाने के लिए। उसके बाद आप वापिस आए, अपने ऑफिस के लिए तैयार हुए, फिर आप वहां चले गए, वहां पे जो लोग आपसे मिल रहे हैं आप उनसे बातें कर रहे हो। उसके बाद आप जब वहां से सीधा ऑफिस से ही सीधा आप किसी और व्यक्ति के पास चले गए, उसको आपने प्लान दिखाया, रात को 9 बजे 10 बजे के आसपास आप घर आए, आपने खाना खाया, आप थोड़ी देर टहले, परिवार के साथ बैठे और आप सो गए। ये काम आप खुद अपने आप से करवा सकते हो ना, दूसरे से तो नहीं करवा सकते, है ना? नहीं जी। यही काम करने की जरूरत है सर। अगर हम पार्ट टाइम इस बिजनेस को कर रहे हैं
तो सर 9 या 10 बजे से लेके और 6 से 7 बजे का टाइम जो है वो आपकी जॉब या बिजनेस का जो भी आप काम करते हैं उसके लिए है, लेकिन उससे पहले और उसके बाद का टाइम जो है वो तो आपका है। नींद में थोड़ी सी कटौती करनी पड़ेगी सर, सोने उठने के टाइम पे अपने आप को थोड़ा सा शेड्यूल करना पड़ेगा। अगर हम वो कर लेते हैं तो उसके बाद सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगी। लेकिन और कुछ साथी ऐसे हैं जो फुल टाइम इस बिजनेस को कर रहे हैं, फुल टाइम कर रहे हैं तो सर कम से कम 10 प्लान हमें रोज दिखाने की जरूरत है। पार्ट टाइम कर रहे हैं तो कम से कम 4 प्लान रोज दिखाने की जरूरत है। कम से कम 4 प्लान तो होने ही चाहिए हमारे। अगर हम ऐसा कर रहे हैं सर, अपने आप से ज्यादा खुद के बारे में कोई नहीं जानता है। मेरे बारे में मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता, आपके बारे में आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता कि आप कैसे हैं, आप अच्छे हैं, आप बुरे हैं, आप किसका भला सोचते हैं, किसका बुरा सोचते हैं, आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता ना। तो अपने आप से काम करवाइए सर, अपने आप को थोड़ा सा शेड्यूल कीजिए, अपना एक टाइम टेबल सेट कीजिए, इतने बजे उठना है, ये काम करना है। थोड़ा थोड़ा टाइम निकालकर डेली वर्किंग करने की जरूरत है। अगर हम डेली वर्किंग करते हैं तो जो सपना हम देख रहे हैं इस बिजनेस से फैमिली सिक्योरिटी पाने का, वो तभी पूरा हो पाएगा सर जब हम सतीश पंडित की तरह डेडिकेटेड हो पाएंगे, उस डेडिकेटेडली उस काम को कर पाएंगे। एक व्यक्ति, एक स्टोरी, और मतलब स्टोरी तो नहीं थी, खैर ये तो रियल था, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि एक बात और वहां पर बताई गई थी कि कोविड में एक व्यक्ति की डेथ हो गई थी और वो टेक्निकल अचीवर थी और उनका एक बेटा था और एक उनकी जो है वाइफ और बेटा जो है बहुत परेशान हो गए कि कोविड की वजह से डेथ हो गई, अब क्या करें, बाहर जा नहीं सकते हैं तो क्या करें। लेकिन वो अभी आरसीएम करते थे और उसकी वजह से और टेक्निकल अचीवर होने की वजह से लगभग 30, 40, 50 हजार रुपए उनके अकाउंट में हर महीने आ रहे थे और वो उनको पता था पहले से ही, इसलिए उनको ज्यादा दिक्कत नहीं हुई। लेकिन ये सोचकर देखें सर कि 7-8 महीने, जो मैंने पिछली बात बताई है, 7-8 महीने उन लोगों ने किस तरीके से, बहुत बुरी तरीके से अपनी जिंदगी को निकाला, काटा, कुछ भी किया। 100 तरह के सवाल इस टाइम पर जहन में आते हैं जब कुछ खाने को नहीं होता, जब पैसा साथ में नहीं होता ना सर, लोगों के मन में ये बातें भी आती हैं कि मैं जहर खा लूं, मैं अपने बच्चों को जहर दे दूं और खुद भी जहर खा के मर जाऊं, क्योंकि खाने के लिए कुछ होता नहीं है, तो कैसे बच्चों का पालन पोषण होगा। तो सर यही टाइम है अभी हमारे पास। वही बात दोबारा से आती है कि आग लगने का इंतजार ना करें, पहले ही कुआं खोद के रखें ताकि बाय चांस आग लगती है तो दिक्कत ना हो, तुरंत उस आग को बुझाया जा सके। तो वहां पे आग लगने का इंतजार ना करें, अपने अंदर आग लगाएं कि मुझे काम करना है, मुझे अपनी फैमिली को सिक्योरिटी देनी है, मुझे अपने परिवार को सिक्योर करना है। क्योंकि सर देखिए, कितने ही कोई खून के रिश्ते हो किसी के, कितने ही नजदीक के रिश्ते हो, आज किसी को पैसे की जरूरत पड़ती है तो कोई खड़ा होता है क्या आके? जो नजदीकी रिश्तेदार बोलते हैं, आपको चिढ़ाते हैं कि वो आ गया आरसीएम करने वाला, ये बनेगा करोड़पति। कल को अगर भगवान ना करे जरूरत पड़े तो क्या वो आपके परिवार को दे देंगे पैसा? नहीं देंगे सर, कोई नहीं आता। जब पता लग जाता है ना कि पैसे मांगने वाला है, फोन भी उठाना बंद कर देते हैं। रास्ते से जा रहे होंगे ना, अपना रास्ता बदल लेते हैं कि कहीं पैसे ना मांग ले। सर अपन पहला सुख होता है निरोगी काया और दूसरा सुख होता है पास में माया। अगर आपके पास सब कुछ है तो सब लोग भी आपके हैं, और जब आपके पास कुछ नहीं होता तो ये जो बहुत अच्छे प्यारे प्यारे रिश्ते होते हैं, जो बहुत नजदीकी होते हैं, वो लोग पीछे हट जाते हैं क्योंकि उनको पता है कि अब पैसे, पता नहीं कब पैसे मांग लेगा और देना ना पड़ जाए, इसलिए पीछे हो जाते हैं पहले में। तो सर कोई आज के टाइम में कोई किसी का नहीं है, मैं आपको आपके रिश्तों से अलग नहीं कर रही हूँ और उनके प्रति आपके मन में एक कड़वाहट और खटास भी नहीं डाल रही हूँ, लेकिन मैं आपको एक सच्चाई बताने की कोशिश कर रही हूँ। और यही कड़वा सच है सर, अपने परिवार को, अपने आप को पहले सिक्योर कीजिए और उसके बाद अपना लाइफस्टाइल जो है उसको एंजॉय करें, जो मर्जी करें, आपकी लाइफ है। आप मेरे देखो सर, मैं जैसे वो पापा जी बोलते हैं ना कि जैसे गांव में एक डाकिया होता है ना, वो तो सिर्फ आवाज लगाता है कि पेंशन आ गई, पेंशन आ गई, पेंशन आ गई, पूरे गांव में जाता है और आवाज लगा के आता है पेंशन आ गई। अब जो लेगा वो फायदा उठा लेगा, जो नहीं लेगा वो फायदा नहीं उठाएगा, उसका ही नुकसान है, डाकिये का कुछ नहीं जाता है। तो मैं तो उस डाकिये की तरह हूँ, मैंने आपको सिर्फ ये बात बता दी है कि इस तरीके से ये रास्ता है ये चीज हासिल करने का। आप अगर हासिल करते हैं तो आपका फायदा होगा, नहीं करते हैं तो फिर
आपका ही नुकसान है सर, मेरा कुछ नहीं जाएगा, है ना। थोड़ी सी बात कर लेते हैं, कोई भी साथी अगर इसके बारे में कुछ कहना चाह रहे हैं। जी बलबीर जी बोल रहे हैं डाकिया नहीं चौकीदार होता है। बिल्कुल सर, आप सही कह रहे हैं। थैंक यू, आगे से मैं ध्यान रखूंगी। तो अभी थोड़ी सी बात कर लेते हैं सर। फतेह सिंह जी हैं हमारे साथ। नमस्कार सर, कैसे हो? बहुत बढ़िया सर, नमस्कार। नमस्कार सर। हाँ। क्या कहना चाहेंगे सर? बस कुछ को ही मेहनत करना पड़ेगा जी, आगे बढ़ने के लिए। जी जी जी, थैंक यू सर। और कोई साथी प्लीज अपने आप को अनम्यूट कीजिए, जो भी इसी टॉपिक पे ही बात करेंगे। हाँ भाई। या अगर इसी से रिलेटेड कोई सवाल है आपका तो आप अपना सवाल भी पूछ सकते हैं। नमस्कार जी, जय। नमस्कार सर, नमस्कार। जी आप सर, आपने आपकी आवाज थोड़ी सी क्लियर नहीं है, एक बार बताया तो वीडियो बंद कर हमारा लीजिए। 7 तारीख को प्रोग्राम था। जैसा कि आपने बताया कि जो हमारा 7 तारीख का यंग जनरेशन का जो प्रोग्राम था, उस जी प्रोग्राम में जो भी लाइव दिखाया गया वो बहुत अच्छे से आपने हम सबको बताया। और इन सब बातों का लेकर इसमें एक ही निचोड़ निकलता है कि हम भी अपने परिवार के सुरक्षा के लिए, परिवार की सिक्योरिटी के लिए हमें भी वो करना होगा, तभी परिवार की सिक्योरिटी मिले। जैसा कि अभी आपने बताया कि आग लगने का इंतजार करें क्या, जैसे मरना तो सभी को एक सच्चाई है, मरना सबको एक सच्चाई है, लेकिन आग लगने का इंतजार करें क्या? हम भी वो करें कि हम मर जाएंगे तो हमारे बच्चों को काम आएगा, लेकिन उसको काम तो कर ले पहले। तो बिल्कुल सच का। और रवि ओपी शर्मा जी ने भी बिल्कुल सच्चाई बताई। जब उनके पिताजी का, ओपी शर्मा जी का विजन क्लियर हुआ तो वो कचौरी भी बेची। कचौरी बेचकर उन्हें, जब उन्होंने इसका विजन किया, कचौरी बेचकर जब मैं 25,000 रुपए महीना, 25 लाख रुपए महीना भी कमा सकता हूँ। तो आदमी में जब कॉन्फिडेंस होता है, उसका विजन क्लियर होता है, तो आदमी खुद ही सब कुछ होता है। और जब वो ठान लेता है कि हाँ मैं कर सकता हूँ, जैसे आपने बताया ये मेरा बिजनेस है और किसको करना है? मुझे करना है, यानी कि मुझे करना है। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि मुझे करना है। लेकिन उसके लिए इतने दिन से हमारी मीटिंग चल रही है, सभी कह रहे हैं करना है, चाह भी रहे हैं, लेकिन हो क्यों नहीं रहा? हो क्यों नहीं रहा? हम प्लान भी दिखा रहे हैं, होम मीटिंग भी कर रहे हैं, कुछ ना कुछ बिल्कुल कर रहे हैं एक्टिविटी, और जितने साथी जुड़े हुए हैं ये प्रयास भी कर रहे हैं। इसीलिए मीटिंग में आते कि हम कहीं ना कहीं सफल होना चाहते हैं और वाकई में सफल भी होंगे। लेकिन उसके लिए कल शाम को एक मीटिंग चली आदरणीय सुनील काग सर जी की, वो इसी टॉपिक पर उन्होंने सेशन लिया कि आखिर हम प्लान दिखा रहे हैं, होम मीटिंग कर रहे हैं, मीटिंग में भी आ रहे हैं, लेकिन हमारे बिजनेस में जो ग्रोथ नहीं हो रही। कोई कहता जी मुझको सेल नहीं हो रहा, कोई कहता जी मुझे ज्वाइनिंग नहीं लग रही। तो सारा जो मामला है वो किस चीज का मामला है? वो सारा मामला, किसी ने बताया कि नॉलेज कम है, किसी ने बताया कि विशेष नॉलेज नहीं है, किसी ने बताया विश्वास की कमी है, किसी ने बताया कि कॉन्फिडेंस की कमी है, किसी ने बताया कि सही तरीके से बताना नहीं आता, किसी ने बताया कि अगले के ऊपर प्रभाव नहीं डाल पाते। तो इन सारी बातों का निचोड़ आदरणीय सुनील काग सर जी ने बताया कि बाजार में एक कैप्सूल आया हुआ 100 साल पहले से बना हुआ, अगर वो सबको चाहिए तो आप बोलो जी हाँ। तो हम सब ने कहा जी हाँ हमें चाहिए कि 100 साल से बना हुआ, कमाल की बात यह कि बाजार में मिलता है। तो हम सब ने कहा जी हाँ हमें तो चाहिए, बताओ। वैसे सारे समस्या की सिर्फ एक ही निचोड़ है और एक ही इलाज। तो उन्होंने बड़े सहज भाव से कहा और कईयों से अनुभव भी पूछे कि भाई इस तरीके से हमारा बिजनेस बढ़ जाए तो क्या क्या है, जैसे कई बातें बताई मैंने, विश्वास की कमी इस तरीके से। तो उन्होंने लास्ट में जब क्लियर किया तो उन्होंने बताया एक किताब रिकमेंड की
बड़ी सोच का बड़ा जादू, ये किताब उन्होंने recommend की। जिसने भी पढ़ ली मुबारक है, नहीं पढ़ ली तो उसमें जरूर गैप आया होगा, रेगुलर उसे नहीं पढ़ रहे हो। जब तक आप बड़ी सोच का बड़ा जादू नहीं पढ़ पाएंगे, मैं भी किताब रखी है लेकिन इस उलझन में था कि कौन सी किताब पहले पढ़ूं, तो उन्होंने बताया कि बड़ी सोच का बड़ा जादू जब तक हम नहीं पढ़ेंगे, जब तक हमारे सपने, हमारी सफलता, ये जो बहाना सर्कल है उसमें ऐसे कई टॉपिक दिए गए हैं कि आज मैं मीटिंग में नहीं जुड़ सकता, ये बहाना, आज मैं सेमिनार में नहीं गया, ये बहाना है। 7 तारीख का इतना बड़ा प्रोग्राम था जो बार बार अप्लाई कर रहे थे कि 23 सालों का इतिहास का पहला प्रोग्राम ऐसा होने जा रहा है, लेकिन फिर भी हम वो सोच नहीं पाए कि सब कुछ छोड़ के एक दिन का प्रोग्राम कर पाए। तो कहीं ना कहीं हमारी सोच, कहीं ना कहीं हमारे विजन में वो कमी है, और इन सब का इलाज एक ही है, विश्वास हो चाहे कॉन्फिडेंस हो, सिर्फ एक ही किताब, बड़ी सोच का बड़ा जादू। तो मैं भी जितने साथी हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मीटिंग में तो आए, और जो भी उन्होंने आदरणीय सुनील गागसर जी ने तो यहाँ तक कहा, अगर आप बिना कॉन्फिडेंस के उस किताब को पढ़े बगैर मेहनत कर रहे हैं तो सर 1% रिजल्ट होगा, 1%। अगर उस किताब को अगर आपने 2, 4, 5, 7 बार लगातार पढ़ लिया तो आपका रिजल्ट 99% पे कनेक्ट हो जाएगा। ये चीज आप लिखित रूप में ले लो। तो सभी से रिक्वेस्ट है सर, ये क्यों हम इतना बड़ा नहीं सोच पा रहे, क्यों हमें विश्वास नहीं आ रहा, क्यों इतने दिन मीटिंग करने के बावजूद भी हमारी जबान में, हमारे कॉन्फिडेंस में, हमारी बातचीत में अगले पर प्रभाव क्यों नहीं पड़ पा रहा, क्यों अगला कहता कि सोच के बताऊंगा, अभी ज्वाइनिंग नहीं करनी है, क्यों हम प्रोडक्ट के बारे में इतना कॉन्फिडेंस से नहीं बता सकते। उन्होंने एक उदाहरण भी दिया, मैं उसका नाम भूल गया हूँ, उसका धारणा के ऊपर उन्हें कि एक टिकट में एक बच्चा था जो सीट के नीचे छिप गया, और जब टीटी ने उसका आके पूछा कि आप टिकट दिखाओ, तो खाली एक कोरा कागज, उसने एकदम से उसको थमा दिया टीटी को, और इतने कॉन्फिडेंस के साथ उन्होंने ये कहा कि ये लो टिकट। तो टीटी भी आप हैरान हो गए, एकदम से चमत्कार की तरह कि टीटी देख के बोला उस कागज को कि जब आपके पास टिकट हो तो आप सीट के नीचे क्यों छुपे हुए। और धारणा पे कई उदाहरण उन्होंने दिए, और वाकई में इतिहास में उसका नाम है। ऐसे कल बड़ी सोच का बड़ा जादू जो रिकमेंड किए, जो भी किसी प्रकार की जो में हमें खामियां है, जो कमी है, जो हम नहीं कर पा रहे, बहुत से साथी कर रहे कि हमें करना होगा। लगातार कई 1.5-2 साल से मीटिंग चल रही है, लेकिन कब करना होगा। अब इस मीटिंग का ये तो कारण था कि मान लिया परिवार की सुरक्षा चाहिए, लेकिन कब चाहिए कि हम इंतजार ही करते रहेंगे, कुछ करेंगे नहीं। अब तो करने का टाइम आ गया, इंतजार का तो टाइम खत्म हो गया, सोचने का भी टाइम खत्म हो गया। अब तो सिर्फ करना है, सिर्फ करना है, करना है, करना है। और उसके लिए जो भी गतिविधि है, जो भी सिस्टम है, वो सब करते हुए, होम मीटिंग भी करते हुए, प्लान भी दिखाते हुए, प्रोडक्ट की नॉलेज भी लेते हुए, मीटिंग में भी जुड़ते हुए, 100% प्रोडक्ट भी यूज करते हुए, प्लान भी दिखाते हुए, हमने केवल एक बात और शामिल कर लेनी है, बड़ी सोच का बड़ा जादू किताब पढ़नी ही पढ़नी है, पढ़नी ही पढ़नी। अपने बिजनेस के ग्रोथ के लिए मात्र 175 रुपए लगेंगे, उसको पढ़ना ही पढ़ना होगा सुबह शाम। और ये 8 कोर्स स्टेप का 5वें नंबर पे एक रूल भी है, 8 कोर्स स्टेप का 5वें नंबर पे, कि कम से कम हमें 30 मिनट रोजाना किताब पढ़ना है, बुक को पढ़ना है। 8 कोर्स स्टेप में 5वां नंबर पे स्टेप। तो बिल्कुल साथियों, बहुत अच्छा सुप्रिया जी ने, हमारे डायनामिक लीडर हैं, हमारे लिए जब इतना प्रयास ये कर रहे हैं और चौकीदार की तरह जब हमें मैसेज भी दे रहे हैं, तो बिल्कुल हमें केवल सुनने तक सीमित नहीं रहना है, हमें वो पेंशन ले लेनी है, परिवार की वो सुरक्षा के लिए हमें करना ही करना है। थैंक यू, इतना ही। JRCM, कोई मिस्टेक हुई है तो माफी चाहूंगा मैं। नमस्कार।